ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते जिसमें निश्चित असफलता जान पड़ती है। ये किसने कहा? डेल कार्नेगी ने कहा है। लक्ष्य से दूर कार्बन उत्सर्जन पर लगाम। आजकल कार्बन उत्सर्जन को लेकर भी खूब बातें होती रहती हैं। तापमान के बढ़ने को लेकर भी खूब बातें की जाती हैं। ये आप देखिए, धरती का तापमान ना बढ़े इसके लिए कवायद तो हो रही है, लेकिन दुनिया भर के देशों की वर्तमान नीतियां ऐसी हैं जो तापमान को 2.3 से 2.5 डिग्री तक ले जा सकती हैं। हालांकि कई देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया, फिर भी 29 देशों में कार्बन उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना हुआ है। दूसरी ओर भारत कम उत्सर्जन के साथ मध्यम प्रदर्शन कर रहा है। कार्बन मार्केट वॉच की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान समय में विश्व के कई बड़े देश जलवायु परिवर्तन रोकने में सफल नहीं रहे हैं। लिहाजा 1.5 डिग्री तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43% कमी लाने की जरूरत है। मगर इसकी उम्मीद अभी नहीं दिख रही है और कई बड़े उद्योगों का कामकाज जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। सच यह है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से रोकने के प्रयास अपर्याप्त हैं। क्या अपर्याप्त हैं? पिछले G20 सम्मेलन में शामिल देशों में वर्ष 2050 तक पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक रखने पर सहमति बनी थी। यह अच्छी बात है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देता है, मगर यह भी सच है कि भारत के विकास लक्ष्यों के साथ जलवायु अनुकूलन का तालमेल स्थापित करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भारत ने कई महीनों तक गर्म हवाओं, बाढ़ और चक्रवात जैसी विषम मौसमी घटनाओं का सामना किया था और जिससे जनजीवन को लेकर लोगों की आजीविका तक प्रभावित हुई। साथ ही विकास कार्यों के लिए यह स्थिति बाधा बनी रही। और देखिए, बजट शब्द की का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। अब इसमें 21 मेंबर हो चुके हैं। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपीय यूनियन इसके मेंबर हैं। नेट जीरो का मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करना भर नहीं, बल्कि इन गैसों को दूसरे कामों से संतुलित करना भी है। ऐसी अर्थव्यवस्था भी तैयार करना जिसमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल ना के बराबर हो, साथ ही कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी कम से कम हो। अभी जितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है उसी के अनुपात में उसे अवशोषित करने का भी इंतजाम हो। यह पर्यावरण संरक्षण से ही संभव है। यदि कार्बन उत्सर्जन एक निश्चित मात्रा में होता है और उत्सर्जन करने वाली इकाई उसी अनुपात में पेड़ों को महत्व देती है, तो कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण की समानता के कारण उत्सर्जन को शून्य स्तर पर ले जाना आसान हो जाएगा। मगर मौजूदा दौर में जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे अब शून्य उत्सर्जन के बारे में सोचना सपना ही लगता है। फिलहाल दुनिया में केवल 2 देश, भूटान और सूरीनाम ही हैं जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य है। इसकी वजह वहां कम आबादी और चारों तरफ हरियाली है। महज वादे करने, इरादे जताने भर से इस उत्सर्जन को शून्य पर लाना संभव नहीं है। छोटे बड़े कई देशों ने संकल्प तो जताया, लेकिन उत्सर्जन रोकने के ठोस उपाय नहीं किए। नतीजा अब पूरी दुनिया देख रही है। अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह होता रहा तो वर्ष 2050 तक पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। यह पूरी दुनिया के लिए भयावह होगा। लोगों को भीषण सूखा से लेकर विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हिमखंड और अधिक पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। ऐसे में कई देशों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा होगा। दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हिस्सा हैं। इनमें 137 देश शून्य कार्बन उत्सर्जन का समर्थन करते हैं, शून्य उत्सर्जन का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन में इनकी हिस्सेदारी 80% है और इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले चीन और अमेरिका भी इसी में शामिल हैं।
चीन ने वर्ष आप देखते हैं कि क्या 2026 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा, लेकिन इस मामले में वह कितना खरा उतरेगा कहना मुश्किल है। दूसरी ओर जर्मनी और स्वीडन जैसे देश 2045 तक, जबकि ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और उरुग्वे ने अलग अलग समय में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा। अमेरिका के अलावा ऐसे कई देश हैं जो इस मामले में कहीं आगे जाकर वर्ष 2050 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखते हैं। इस बीच सुखद यह है कि जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती के बीच भारत के वन क्षेत्र में वर्ष 2021 के दौरान 3% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। वैसे भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर दूसरे देशों के मुकाबले कहीं अधिक चिंतित है। इस समय वह नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 में भारत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा था। अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा को किसी भी तरह कम किया जाए। दूसरा यह कि अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा से कैसे पूरा किया जाए, और वही कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते जाना है। और इसके अलावा वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य हो तो है ही। हालांकि समय की कसौटी पर कौन कितना खरा उतरेगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ यह अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में हरित विकास पर जोर दिया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनाना और वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। बजट में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई, और ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तथा परमाणु ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इस वर्ष के बजट में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने की पहल दिखती है। हरित ऊर्जा, गलियारा, परमाणु ऊर्जा पर जोर और हरित बुनियादी ढांचा, ये सब ऐसे संदर्भ हैं जिस पर भारत पृथ्वी प्रथम की नीति को महत्व देता है, जबकि कुछ ताकतवर देश अपनी नीतियों में देश प्रथम को प्रथम महत्व दे रहे हैं। नतीजा यह है कि इसकी कीमत से देश चुका रहे हैं। दुनिया भर के देश अगर किसी तरह जल्दी अथवा धीरे धीरे सही कार्बन उत्सर्जन कम करने का संकल्प करें तो न केवल पृथ्वी बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। यह निराशाजनक ही है कि कार्बन उत्सर्जन पर लगाम के मुद्दे पर दुनिया के देशों में कागजी एकजुटता को तो देखने को मिलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वे सार्थक पहल करते नहीं दिखते। वही विकसित और विकासशील देशों के बीच नाहक ही इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। सभी को सोचना होगा कि भौगोलिक सीमाओं में बेशक सभी देश बटे हुए हैं, लेकिन धरती तो एक ही है और सभी को मिलकर उसे बचाना है। और दुनिया को यह सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र प्रथम की नीति लेकर नहीं बल्कि वैश्विक सुशासन के साथ काम करना होगा। फिलहाल भारत की अपनी चिंताएं, चुनौतियां हैं। अगर यह कार्बन उत्सर्जन पर सख्ती से कदम उठाता है तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। सच भी है, अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में सहमित देश है, और यह अपने संकल्प को पूरा करने की कोशिश करता है। कोशिश करता है। रिश्तों का परिवेश। यादें, रिश्ते कभी बसंत की तरह खिलखिलाते हैं, कभी बरसात की तरह गीला गीला होते हैं, और कभी ग्रीष्म की तरह तपते हैं, और कभी पतझड़ की तरह सूने सूने लगते हैं। मगर बीते कुछ दशकों में इनका बदलना सिर्फ स्वाभाविक चक्र नहीं बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के गहरे बदलाव का आईना भी बन गया। आज जब हम चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि रिश्तों का स्वरूप, उनकी परिभाषा, उनका निभाया जाना सब कुछ बदल रहा है। यह स्थिति हमें कभी सुकून देती है तो कभी बेचैनी से भर देती है। कभी भारतीय समाज की सबसे बड़ी पहचान संयुक्त परिवार हुआ करती थी। एक ही छत के नीचे 3-4 पीढ़ियां साथ रहती थी। बच्चों का पालन पोषण सिर्फ माँ बाप तक सीमित नहीं था। उनकी दादा दादी नानी का दुलार, बड़ों की डांट और छोटे बड़े भाई बहनों की शरारतें शामिल थी। त्योहार धार्मिक अवसर मात्र नहीं होते थे बल्कि वे पारिवारिक एकजुटता और रिश्तों की मजबूती का अवसर होते थे। अब वही संयुक्त परिवार टूटकर छोटे छोटे फ्लैटों में सिमट गए। महानगरों की नौकरी और पढ़ाई में हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां ना तो आंगन है और ना चौपाल। 4 पीढ़ियों का साथ अब दुर्लभ हो गया है। रिश्तों की नजदीकी धीरे धीरे दूरी में बदल गई है। डिजिटल क्रांति ने इस दूरी को और भी गहराई दी है। दोस्त अब मोहल्ले की गली या गांव की चौपाल पर नहीं मिलते, वे सोशल मीडिया और आभासी खेलों की दुनिया में मिलते हैं। भाई बहन एक ही घर में रहकर भी अपने अपने डिजिटल कमरों में कैद हैं, और किसी के कानों में हेडफोन, किसी की आंखों पर मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है। माता पिता के पास बच्चों से बात करने का समय नहीं है, बच्चों के पास माता पिता को सुनने का धैर्य नहीं है। संवाद जो कभी रिश्तों की जान हुआ करता था, अब सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर स्टेटस अपडेट की दुनिया बिखर गया। शिकायतें सीधे कहे जाने के बजाय इशारों, इमोजी में बदल गई।
यह भी सच है कि डिजिटल दुनिया ने कुछ नए रास्ते खोले हैं और परदेश से गया बेटा अब अपनी मां से रोज वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकता है। बहन भाई रक्षाबंधन पर ऑनलाइन तोहफे भेज सकते हैं। विदेश में बैठा छात्र अपने गांव की शादी का सीधा प्रसारण देख सकता है और यह सब तकनीक की देन है और रिश्तों को नई तरह की निकटता भी देती है। मगर सवाल यही है कि क्या यह निकटता असली अपनापन बन जा पाती है? दिल का इमोजी क्या सचमुच धड़कते दिल की गर्माहट पहुंचा सकता है? एक वीडियो कॉल क्या मां की गोद का विकल्प हो सकता है? और आप देखते हैं कि नई पीढ़ी रिश्तों को बराबरी की नजर से देखती है। बेटियां अपने फैसले खुद ले रही हैं, बेटे घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं, विवाह और दोस्ती दोनों में बराबरी का भाव बढ़ा है। जाति और धर्म के बंधनों को भी धीरे धीरे चुनौती दी जा रही है। यह बदलाव सकारात्मक है क्योंकि यह रिश्तों को न्यायपूर्ण और अधिक मानवीय बना रहा है, मगर साथ ही यह पीढ़ी धैर्य और प्रतीक्षा से भी दूर जा रही है। हर चीज उन्हें तुरंत चाहिए, खाना, प्यार और रिश्ते भी। यही कारण है कि अब टूटते रिश्ते किसी को ज्यादा विचलित नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर ब्लॉग अनफ्रेंड रिश्तों को खत्म करने का सबसे आसान रास्ता बन गया है। जहां पहले रिश्ते निभाने के लिए समझौते और त्याग की जरूरत होती थी, वहां अब एक क्लिक से रिश्ता खत्म करना आम हो गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी रिश्तों की आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है। पहले रिश्ते अपनापन और जिम्मेदारी के आधार पर चलते हैं, अब वे लाभ हानि के तराजू में तौले जाने लगे हैं। दोस्ती तब तक है जब तक काम आ रही है, विवाह तब तक है जब तक सुख और सुविधा मिल रही है, पड़ोस तब तक है जब तक उससे कोई फायदा जुड़ा हुआ है। यह मानव मानसिकता रिश्तों को खोखला कर रही है। रिश्ते अब जिम्मेदारी कम और सौदेबाजी ज्यादा लगने लगे हैं। त्योहारों की दुनिया में भी यही बदलाव दिखता है। पहले दीपावली पर घर घर जाकर मिठाइयां बांटी जाती थी, अब ऑनलाइन तोहफे का वाउचर भेजना काफी समझा जाता है। होली पर गले मिलने की जगह हैप्पी होली का संदेश भेज देना सामान्य हो गया है। ईद की सेवई और क्रिसमस का केक अब व्हाट्सएप स्टिकर तक सिमट गया है। त्योहारों की आत्मा रिश्तों की गहराई थी जो अब बाजार और तकनीक की चमक में कहीं खोती जा रही है। फिर भी तस्वीर पूरी तरह अंधेरी नहीं है। बदलते रिश्तों के इस मौसम ने नई संभावनाएं भी खोली हैं। अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को स्वीकृति बढ़ रही है। दूरदराज के रिश्तेदार मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए लगातार जुड़ सकते हैं, मगर मूल सवाल वही है कि क्या यह सब रिश्तों को जीवित रखने के लिए काफी है? क्या आभासी अपनापन वास्तविक संवेदना की जगह ले सकता है? सच तो यही है कि रिश्ते निभाने के लिए तकनीक से अधिक संवेदना चाहिए और उन्हें जीवित रखने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर वह मानवीय स्पर्श चाहिए जिसे कोई मशीन नहीं दे सकती। रिश्तों का मौसम चाहे जैसे भी बदले, उनकी आत्मा वही पुरानी है, विश्वास, अपनापन और जिम्मेदारी। अगर आत्मा बची रही तो रिश्ते बदलते मौसम में भी हरे भरे रहेंगे। अगर यह आत्मा खो गई तो रिश्ते सिर्फ नामों और नंबरों की सूची बनकर रह जाएंगे। आज हमें यही तय करना है कि हम किस मौसम में जीना चाहते हैं, बसंत की गुनगुनाटी गर्माहट में या पतझड़ की सूनी उदासी में। या आप देखेंगे छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, इन्हें देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी गई, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। न्याय की संवेदना। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सुनवाई, फैसले की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायालय में पीड़िता के पक्ष पर कितनी संजीदगी के साथ गौर किया गया है। खासतौर पर हमारे देश में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामले में न केवल इस अपराध की प्रकृति बल्कि उसका पीड़िता के मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बेहद संवेदनशील रोक अपनाने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार इन तकाजों को प्राथमिक नहीं माना जाता है, मगर अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में एक जरूरी मानक सामने रखा है। निचली अदालतों में बलात्कार के मामलों पर सुनवाई करते हुए कितना संवेदनशील होने की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मार्च में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक नाबालिग लड़की पर एवं इरादे से शारीरिक बल प्रयोग को बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं माना था, आरोपों को हल्का करार दिया था। उस समय भी अदालत के रुख और उसकी टिप्पणियों पर तीखे सवाल उठे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, उससे एक बार फिर महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। आजकल आप देखते हैं कि अदालतों में किस तरह की सुनवाई हो रही है। अभी आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किस तरह की बयान दिया है, किस तरह का फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित मामले में बलात्कार से संबंधित कानून के प्रावधानों की विचित्र व्याख्या करके आरोपियों के प्रति जिस तरह नरम रुख अख्तियार किया था वह अपने आप में न्याय की प्रक्रिया पर एक गंभीर सवाल था। खासतौर पर एक नाबालिग लड़की पर 3 युवकों के शारीरिक बल प्रयोग, बदतमीजी, उसकी गरिमा को चोट पहुंचाने की जिस स्तर पर अनदेखी की गई आरोप की गंभीरता को कम किया गया, उस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी गहरी नाराजगी जताई थी। बीते वर्ष 25 मार्च को शीर्ष अदालत की पीठ ने साफ शब्दों में कहा था, यह फैसला पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय नजरिए को दिखाता है, इसलिए इस पर रोक जरूरी है। अब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई और उसके विवादित फैसले को पलटते हुए नाबालिग लड़की से की गई हरकत को बलात्कार का प्रयास करार दिया। अब यह मुकदमा गंभीर अपराध पॉक्सो अधिनियम के सख्त प्रावधानों के तहत चलेगा। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का यह रुख महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध की रोकथाम, खासतौर पर अदालतों में बलात्कार जैसे गंभीर अपराध की सुनवाई के क्रम में कभी कभार बरती जाने वाली असंवेदनशीलता के मद्देनजर बेहद अहम है। और आप देखिए, सवाल है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए अपराध की प्रकृति, पीड़िता की स्थिति और सामाजिक हकीकतों को ध्यान में रखना जरूरी क्यों नहीं समझा गया। जब भी अदालतों की ओर से ऐसे मामलों की में जरूरी संवेदनशीलता के तकाजों की अनदेखी की जाती है, तब यौन अपराधों के विरुद्ध महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रयास कमजोर होते हैं। शायद इन्हीं वजहों से सुप्रीम कोर्ट में अब यौन अपराधों, अन्य संवेदनशील मामलों के संदर्भ में न्यायाधीश के दृष्टिकोण और न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता तथा करुणा पैदा करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को एक समिति गठित करने को कहा। यह इसलिए भी जरूरी पहल है कि न्याय की उम्मीद तभी पूरी हो सकती है जब न्यायाधीशों के भीतर पीड़ित की वास्तविक स्थितियों के प्रति जरूरी संवेदनशीलता, करुणा और समझ की भावना हो। साख पर सवाल। आमतौर पर झूठे दावों की हकीकत किसी न किसी रूप में सामने आ जाती है, लेकिन कई बार उसके नतीजे गंभीर होते हैं। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक झूठ ने न केवल उसकी फजीयत हुई बल्कि इस आयोजन में बरती जाने वाली कोताही पर भी सवाल उठाए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी बड़ी छवि बेकार हुई इससे। दूसरे की उपलब्धि को यूनिवर्सिटी अपनी उपलब्धि बताकर पेश कर रही है। यह बात समझ से बाहर कि इस संस्थान को चीन के बनाए रोबोटिक डॉग को अपना नवाचारी उत्पाद बताकर पेश करने की क्या जरूरत थी। सम्मेलन में उपस्थित उसके प्रतिनिधि ने क्या सोचकर इस संबंध में अतिरेक से भरे और झूठे दावे किए। अव्वल तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की फर्जी और अनैतिक दावे करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। दूसरे ऐसा करते हुए एक बार भी इस बात पर का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा गया कि जिस तरह की तकनीक के बारे में झूठा दावा किया गया। आज इंटरनेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में उस झूठ को सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और आप सोचिए कि हम लोग ही इसकी मेजबानी कर रहे हैं और हम लोग ही इस तरह के आप देखते हैं कि फर्जी दूसरे की उपलब्धियों को बता रहे हैं, तो ये तो फिर गलत है ना। आखिर विवाद बढ़ने के बाद संस्थान को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन इससे उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ा और इस विवाद को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने उच्चतरीय सम्मेलन से वह स्थल खाली करने को कहा जहां इस निजी विश्वविद्यालय ने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। इस बात की पूरी संभावना है कि ईआई सम्मेलन में प्रदर्शन करने के लिए आम उत्पादों को मंजूरी पहले ही दी गई होगी। सवाल उठता है कि सम्मेलन में संस्थानों को जब अपने मौलिक ईआई उपकरणों को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया होगा, तब गलगोटिया की ओर से लाए गए रोबोटिक डॉग उसके बारे में बढ़ चढ़कर किए गए दावों को लेकर आयोजकों की ओर से शुरू में जरूरी सवाल क्यों नहीं किए गए। आज जब देश कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने की जमीन तैयार करने में लगा है, तो ऐसे में इस विवाद ने सम्मेलन में एक असहज स्थिति पैदा की। सवाल केवल किसी संस्थान की साख का नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा का भी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये चीन है, रूस है, यूक्रेन है, ये यूएसए देखने को मिल जाएगा। चाइना हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? चाइना से। धन्यवाद।